नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज क्लास 10th के एग्जैक्ट बोर्ड के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है कि कौन सी अभिक्रिया है, ये बताना है। यानी कि 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए Fe2O3 प्लस 2Al से रिएक्ट करके बना रहा है क्या, Al2O3 प्लस 2Fe। और यहाँ देखिए Fe2O3 प्लस 2Al था, अब रिएक्ट करके क्या बना रहा है Al2O3, यानी कि जो है एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है नहीं, और इसको विस्थापित कर दे रहा है किसको, Fe को। तो इसका मतलब Fe को विस्थापित कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो एकदम याद रखें, मस्ट इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्ट करके बना रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्ट करके बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द्वितीय विस्थापन। देखिए Cl जो है Na2 के साथ जुड़ जा रहा है, यानी कि Na के साथ जुड़ जा रहा है, और SO4 किसके साथ जुड़ रहा है, Ba के साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्ट करके बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। किस प्रकार का अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए CaO प्लस H2O। देखिए दो अलग अलग पदार्थ है और दोनों एक साथ संयोग करके जुड़कर एक पदार्थ बनाता है। दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाएगा तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी CaO प्लस H2O जो है रिएक्ट करके बना रहा है CaOH2। इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट एक पदार्थ उठकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा तो वियोजन अभिक्रिया होता है। तो CaCO3 रिएक्ट करके बना रहा है CaO प्लस CO2, यानी कि CaO CO3 टूट के बना रहा है CaO प्लस CO2। इसका कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। Fe प्लस CuSO4 काफी इंपॉर्टेंट है। Fe प्लस CuSO4 से रिएक्ट करके बना रहा है FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर दे रहा है। दिख रहा है Fe जो है SO4 के साथ जुड़ जा रहा है और Cu को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्या देखिए H2 प्लस O2 जुड़कर दो अलग अलग यानी कि तत्व है, दोनों आपस में जुड़कर जल का निर्माण कर लेता है, संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, श्वसन कैसे अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन कैसे अभिक्रिया है, तो श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नेक्स्ट देखिए AB प्लस CB से रिएक्ट करके बना रहा है AD प्लस CB। देखिए A के साथ जुड़ रहा है D और B जो C है C के साथ जुड़ जा रहा है क्या, B। तो AD प्लस CB, यानी इसमें दो बार विस्थापन हो रहा है आयन का, तो यह जगह द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, नहीं, जब आयनों का आदान प्रदान, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आयनों का आदान प्रदान करने वाले अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अगर नहीं ऑप्शन में रहे तो लगाना है उपचयन, उपचयन लगाना है। शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया है। बाय चांस वियोजन नहीं रहे, उपचयन रहे, तो आंसर क्या लगाएंगे, उपचयन लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए CuO प्लस H2 से रिएक्ट करके बना रहा है Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन किसका होता है, जिसके साथ यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसी को कहते हैं उपचयन। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। यही अपचयन पूछता तो किसके साथ होता, Cu के साथ अपचयन हो रहा है, नहीं तो अपचयन पूछता तो Cu के साथ होता। और हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ, H2 के साथ, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, उपचयन होता है। तो H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। काफी उपचयन है, अपचयन एकदम देख कर ही जाइएगा अच्छा से। देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl और रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl और रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O रासायनिक सूत्र होता है। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा तो कैल्शियम सल्फेट और जो 1/2 दिख रहा है इसको बोलेंगे हेमी और H2O को हाइड्रेट बोलेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट क्या बोलेंगे इसका रासायनिक अगर नाम बोलें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो को बोलते हैं डाई। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4.2H2O और रासायनिक अगर नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्या है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। धावन सोडा Na2CO3.10H2O और धावन सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 को बोलते हैं डेका तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट जिसको नीला तोता यानी ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट जिसको नीला तोता ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं और इसको क्रिस्टल जल भी बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट बोले या नीला तोता या ब्लू विट्रियोल या तो बोले क्रिस्टल जल, इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। इसका क्या होगा रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O। अब ये सब प्रश्न से ये पूछ सकता है कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अणु है तो जल का अणु कितना है हाफ 1/2। तो याद रखिएगा जल का अणु प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 है। जिप्सम में जल का अणु कितना है 2 है। जिप्सम में जल का अणु कितना है देखिए H2O कितना है 2 तो जल का अणु 2 है। इसी तरह से आपका जो है धावन सोडा में जल का अणु कितना है 10 तो धावन सोडा में जल का अणु है 10 और कॉपर सल्फेट जो है यानी नीला तोता ब्लू विट्रियोल में 5 होता है जल का अणु कितना है 5 है। नेक्स्ट देखिए इधर पदार्थ और इसमें पाया जाने वाला क्या है अम्ल है। तो सबको पता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर दोनों में पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अंगूर में भी टार्ट्रिक। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है सेब में पाया जाता है मेलिक अम्ल। सेब में मेलिक। इमली में टार्ट्रिक टमाटर में ऑक्जेलिक सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक। संतरा में कौन सा अम्ल होता है साइट्रिक होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है साइट्रिक। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है और मेथेनोइक अम्ल को ही बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल नहीं ऑप्शन में तो फॉर्मिक अम्ल लगाना चाहिए। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल होता है। नेटल के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल और नेटल का डंक जो है एक जब लग जाएगा तो एक डॉक नाम का पौधा होता है प्लांट होता है उसका पत्ते अगर रगड़ देते हैं तो नेटल के जो डंक का जो प्रभाव है मेथेनोइक अम्ल जो हम लोग के शरीर में छोड़ देता है उसके प्रभाव को प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है तो पीएच स्केल होता है H+ आयन की सांद्रता को बताता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पता करने के लिए एक स्केल का इन्वेंशन किया गया था किसके द्वारा सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में। सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में स्केल बनाया गया H+ आयन की सांद्रता पता करने के लिए। इसे ही कहा गया पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो प्रास होता है रेंज कितना होता है तो पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से 14 यानी पीएच स्केल में नंबर कहां से कहां तक रहता है 0 से 14 तक रहता है। तो पीएच स्केल का रेंज कहां है 0 से 14। अगर 7 से कम रहेगा 7 से कम अगर पीएच मान रहा 7 से कम पीएच मान रहेगा तो अम्लीय होगा। 7 से कम पीएच मान रहेगा तो अम्लीय। 7 से अधिक अगर कोई किसी यानी कि पदार्थ का 7 से अधिक पीएच मान अगर रहे 7 से अधिक पीएच मान रहे तो कोई भी पदार्थ का तो होगा क्षारीय प्रकृति का। कैसा होगा क्षारीय प्रकृति का होगा 7 से अधिक होगा तो। और अगर 7 होगा तो होगा उदासीन।
7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, नहीं न्यूट्रल होगा। जैसे जल है, जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान होता है 7, तो जल क्या है, उदासीन है। इसी तरह से रक्त है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, तो रक्त क्या है, क्षारीय है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, जल का होता है 7। इसी तरह से जो दूध है, दूध का पीएच मान होता है कितना, 6.4 होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। अब देखिए यम्ल, तो यम्ल क्या है, तो यम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, यम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, एकदम याद रखिएगा, यम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यम्ल जल में घुलकर कैसा आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यम्ल क्या करता है, जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ये भी कि जो है यम्ल जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है हाइड्रोजन आयन, और यम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, यम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। और यम्ल क्या होता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यम्ल जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। यम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब यम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल यम्ल, एक दुर्बल यम्ल। तो प्रबल यम्ल में याद रखना है HCl, प्रबल यम्ल कौन है, HCl, HNO3 और H2SO4, प्रबल यम्ल एकदम तीनों याद रखना है, HCl, HNO3 और H2SO4। और दुर्बल यम्ल कौन सा है, CH3COOH, एकदम याद रख लेना है, प्रबल यम्ल है HCl, HNO3, H2SO4 और दुर्बल यम्ल है CH3COOH। और अपच के उपचार में किसका उपयोग करते हैं, तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। अपच के उपचार में किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड। अच्छा, एक प्रश्न और है कि इससे साग सब्जी जब सड़ गल जाता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होता है, तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। साग सब्जी सड़े गलेगा तो उसमें कौन सा कंपोस्ट बनेगा, खाद तैयार होगा, तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का परास कितना होता है, तो मानव शरीर का परास होता है 7.0 से 7.8। मानव शरीर का परास कितना होता है, 7.0 से 7.8 होता है। नेक्स्ट क्या है, क्षारक, क्षारक के बारे में जानना है, तो जल में घुलकर क्षारक जो है OH- आयन उत्पन्न करता है। जल में घुलकर जो क्षारक है क्या करता है, OH- यानी हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। तो वही पहला पॉइंट लिखा है, जल में घुलकर जो है क्षारक OH- आयन उत्पन्न करता है, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला रखता है। क्षारक का स्वाद होता है कड़वा होता है, बिटर होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा बिटर होता है। अब क्षारक भी दो प्रकार का होगा, एक प्रबल होगा, एक दुर्बल, एकदम याद रखना है, आ सकता है परीक्षा में। तो प्रबल क्षारक जो है NaOH याद रखना, और KOH। प्रबल क्षारक क्या है, NaOH और KOH। प्रबल क्षारक NaOH और KOH। और दुर्बल क्षारक में याद रखना है MgOH2, MgOH2 और CaOH2, MgOH2 और CaOH2 दुर्बल क्षारक है, और प्रबल क्षारक है NaOH और KOH। अगला है अम्लीय वर्षा, तो जब वर्षा के जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का मान जो है पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5.6 से कम हो जाएगा। अगला है दंश है, तो मुख का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा, दंश यानी दांत सड़ना कब चालू हो जाएगा, जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत क्षय होने लगेगा। कुछ प्राकृतिक सूचक याद रखना, जैसे लिटमस हो गया, हल्दी हो गया। प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है, हल्दी है। लिटमस कहां से प्राप्त करते हैं, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लिटमस कहां से प्राप्त करते हैं, तो लाइकेन से, तो लाइकेन से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक सूचक है लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, उड़हुल की पंखुड़ियां हो गया। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, काफी मस्ट इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, यम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब यम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है धोने वाला सोडा का उपयोग बताना है। धोने वाला सोडा का मतलब Na2CO3 10H2O, 10H2O ये धोने वाला सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, धोने वाला सोडा।
तो धोने वाला सोडा का उपयोग क्या करते हैं, घरों में साफ सफाई के लिए। धोने वाला सोडा का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए। धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। धोने का सोडा का उपयोग क्या करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। और धोने का सोडा का उपयोग क्या करते हैं, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। धोने वाला सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। घरों की साफ सफाई के लिए करते हैं। और खाने वाला सोडा का मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो खाने वाला सोडा का कहां उपयोग करते हैं, खाने वाला सोडा का मतलब है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। पेट की अम्लीयता को दूर करने में खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। और सोडा अम्ल अग्निशामक में खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। तो खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में और सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ विरंजक चूर्ण का याद रखना है उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या करते हैं, तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को यानी कि नष्ट करने के लिए, किसका उपयोग करते हैं, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। और विरंजक चूर्ण का और उपयोग क्या करते हैं, कपड़ों के विरंजन में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, टूटी फूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। तो डॉक्टर टूटी फूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है, खिलौने बनाने में भी उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब अवश्य अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।